राजू एक बहुत ही शातिर चोर था। उसे बड़ी बड़ी चोरियां करने में मजा आता था। वो लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनका सब कुछ लूट लेता था। एक दिन वो एक मंदिर में गया। अरे वाह, मैं तो यूं ही लोगों के घरों में चोरियां करता हूँ, मुझे तो यहाँ मंदिर में चोरी करनी चाहिए। राजू ने वैसा ही करना शुरू किया। वो मंदिर में आने वाले भक्तों को अपनी बातों के जाल में फंसाता और उनका सारा पैसा लूट लेता था। नमस्कार भाई, कहाँ से आए हो तुम? कौन गांव के हो? अरे भैया, हम तो सीतापुर से हैं, तुम कहाँ से हो? अरे सीतापुर, वो तो हमारे ननिहाल हैं। अच्छा, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके। अरे लो भैया, तुम तो हमारे ननिहाल के निकले, ये लो थोड़ा दूध दूध पी लो, हमें भी थोड़ा खातिर करने का मौका तो दो। इस तरह राजू खाने पीने की चीज़ों में नशीला पदार्थ मिलाकर मंदिर में आने वाले लोगों को बेहोश कर देता था और उनका सारा पैसा लूट लेता था। एक दिन एक भक्त को उस पर शक हो गया। भैया, मुझे मालूम है तुम हमें लूटना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक शिक्षा दूं। हाँ हाँ बोलो, तुम्हें पता तो चल ही गया है, तुम्हारी सुन लेता हूँ। भैया एक काम करना, चोरी करते हो लेकिन ईमानदारी से करो और कभी झूठ मत बोलो, देखना तुम्हारा कितना फायदा होगा। ऐसा कहकर वो भक्त वहां से गायब हो गया। राजू ने इसे भगवान की इच्छा समझा और हमेशा सच बोलना शुरू किया। एक दिन राजू के दोस्त बंटी ने उससे पूछा, अरे राजू, तू पागल हो गया है क्या? लोगों को बोल बोल के लूटता है। किसी दिन राजा के सिपाही पकड़ ले जाएंगे ना, तब मालूम पड़ेगा। क्या कहा बंटी? राजा के सिपाही? अरे तेरी बात सुन के तो मुझे एक विचार आया। मैं छोटी छोटी चोरियां करके थक गया हूँ, क्यों ना राजमहल में जाकर एक बड़ी चोरी करूँ और राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में बस जाऊँ। अरे तू पागल हो गया है क्या? राजमहल में चोरी करेगा? लेकिन राजू ने किसी की बात ना सुनी और वो पहुंच गया राजमहल चोरी करने। राजमहल पहुंचते ही उसे राजा के सिपाहियों ने रोका। ठहर जा, कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? भैया नमस्ते, मैं राजू चोर हूँ और यहाँ चोरी करने आया हूँ। क्या कहा, चोर? अरे चोर होता तो ऐसे थोड़े ही बोलता। अरे जाने दो, कोई मस्खरा लगता है। सिपाहियों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसे राजमहल में जाने दिया। अरे वाह, कितना पैसा है यहाँ पे, सोना चांदी हीरा मोती, मैं सब ले जाऊंगा उठाकर। और राजू चोर ने वैसा ही किया। उसने राजमहल से काफी सारा सोना चांदी हीरे मोती चुरा लिए और बड़े आराम से राजमहल से बाहर चला गया। इससे पहले कि राजा के सिपाही उसे पकड़ पाए, राजू राज्य से बाहर निकल गया था और वो दूसरे राज्य में जाकर राजा के यहाँ से चुराया सोना चांदी बेचकर एक बड़ा सेठ बन गया और शांतिपूर्वक जिंदगी बिताने लगा। विशाल चिकन दौड़ चैलेंज। बहुत दिन पहले महाकाय करके एक गांव था। उस गांव में कुछ लोग के पास विशाल मुर्गियां थी। वह मुर्गियां जमाने से उसी मालिक के पास रहा करते थे। हर साल उन विशाल मुर्गियों पर एक चिकन रेस का आयोजन करते थे। जो भी उस रेस में जीतेगा उसके मालिक को गांव का प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। एक दिन रेस का ऐलान हो रहा था। सुनो भाई लोग, कल रविवार को रेस का आयोजन हो रहा है। जो भी भाग लेने वाले हो अभी आकर रजिस्टर कर लेना। तभी एक आदमी रंजित वहां पर अपना नाम रजिस्टर करने के लिए आता है। मेरा भी नाम लिख दो भाई, इस साल मैं भी इस रेस में भाग लूंगा। उधर ही बेटा उस गांव का प्रेसिडेंट आकर ऐसा बोला। क्यों रे रंजित, बहुत चर्बी चढ़ गई है, तुम हमारे मुकाबले करोगे क्या? मेरे बेटे से पंगा लेगा तू? अरे क्यों नहीं साहब, हम ऐसे ही रह जाएंगे क्या? हमको भी मौका दो प्रेसिडेंट बनने का। तू क्या प्रेसिडेंट बनेगा रे? तुम लोगों का काम हमको सेवा करना है, देखते हैं कौन जीतेगा। ऐसा बोलकर प्रेसिडेंट वहां से चला जाता है, लेकिन दुर्बुद्धि के साथ एक प्लान भी बनाता है। उसी दिन की रात को प्रेसिडेंट कुछ लोगों को भेजकर
रंजित की विशाल मुर्गी को मारने के लिए बोलता है। फिर प्रेसिडेंट के आदमी जाकर रंजित की विशाल मुर्गियों को बड़े चाकू से मार देते हैं। अगले दिन की सुबह अरे किसने किया है यह काम? कैसे मार दिया मेरे मुर्गी को? अब मैं रेस में कैसे भाग लूंगा और जीतूंगा क्या? ऐसा सोचकर उदास घर के बाहर बैठा रहा। तभी प्रेसिडेंट की बेटी सीमा अपने विशाल मुर्गी के ऊपर बैठकर वहां से गुजरने लगी। उदास रंजित को देखकर उसने ऐसा पूछी, अरे क्या हुआ रंजीत, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं सीमा, तुम्हें मालूम नहीं है आज मुर्गियों का रेस है। मैंने सब तैयारियां करके रखा था, लेकिन कल रात को किसी ने मेरा मुर्गी को मार डाला। अब मैं क्या करूं? अरे तुम घबराओ मत, तुम मेरे मुर्गी को लेके जाओ। मैंने भी इसको रेस के लिए ही तैयार किया है, तुम जरूर जीतोगे। तब रंजित सीमा की मुर्गी को लेकर मुकाबले में चला जाता है। वहां पर सब लोग अपने अपने मुर्गियों पर बैठे तैयार हो गए। जैसे ही मुकाबले का अनाउंसमेंट होने ही वाला था, तभी रंजित अपने मुर्गी पर बैठकर वहां पर पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट और उसका बेटा रंजित को देखकर चौंक जाते हैं। सब लोग लाइन में आकर मुर्गियों के साथ खड़े हो जाते हैं और रेस शुरू हो जाता है। सब मुर्गी तेजी से भागने लगे। तभी प्रेसिडेंट, अरे रेस में सब लोगों को मैनेज कर लिया है, लेकिन इस रंजित का क्या करें? इतने में रंजित की मुर्गी तेजी से दौड़कर प्रेसिडेंट की बेटे की मुर्गी को पीछे छोड़कर रेस जीत जाता है। सब लोग रंजित प्रेसिडेंट करके चिल्लाने लगते हैं। रंजित की जीत देखकर प्रेसिडेंट और उसका बेटा मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। विशाल कद्दू। रामदीन चंद्रपुर गांव में रहने वाला एक किसान था। वो अपने खेतों में कद्दू उगाया करता था। उसके खेतों में कद्दू की बहुत अच्छी फसल होती थी। वो हरे कद्दुओं को सब्जी मंडी में ले जाकर सब्जी बनाने के लिए बेचा करता था। उसके खेत के कद्दुओं की सभी तारीफ किया करते थे। अरे आओ भाई रामदीन, कितना माल लाए हो? सेठ जी, एक ट्रॉली माल है आज। अरे रामदीन, तुम तो जितना माल लाओ उतना ही कम है, हाथों हाथ बिक जाता है तुम्हारा माल। भाई क्या डालते हो ऐसा अपने खेतों में? और वो कद्दुओं को पक जाने के बाद उन्हें मिठाई बनाने की फैक्ट्री में बेच दिया करता था। उसके कद्दुओं से बनी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करती थी, क्योंकि वो कभी भी अपने खेतों में केमिकल खाद नहीं डालता था। एक दिन जब वो शहर से वापस आ रहा था, तब उसने एक जगह लिखा हुआ पढ़ा कि बागवानी विभाग ने एक प्रतियोगिता रखी है। जिसके खेतों का कद्दू सबसे विशाल और सुंदर होगा, उसे इनाम दिया जाएगा। रामदीन ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने की सोची और लग गया अपने खेतों में विशाल कद्दू उगाने। उसने विशाल कद्दू उगाने के लिए अपने घर के पास ही एक हिस्से में बीज लगाया, और जब उसमें बेल निकल आई तो उसकी खूब सेवा करने लगा। रामदीन की मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते उसके खेत में बहुत ही विशाल कद्दू पैदा हो गया, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। ये कद्दू इतना विशाल था कि उसे वहां से ले जाना मुश्किल था। बागवानी विभाग के अधिकारी रामदीन के खेत में उसका कद्दू देखने आए। उन्होंने उस कद्दू की जांच की और रामदीन की खूब तारीफ की। वाह भाई रामदीन, तुमने ऑर्गेनिक खेती करके इतना विशाल कद्दू उगाया है। पहले इनाम के हकदार तो तुम ही हो, ये लो अपना इनाम। समय बीतता गया। रामदीन का कद्दू पककर सूख गया, लेकिन वो गला नहीं, वो और भी मजबूत हो गया। रामदीन ने उसे वहां से नहीं हटाया। एक साल गांव में बहुत तेज तूफान आया। सभी लोगों के घर और झोपड़ियां उड़ गईं। रामदीन के घर की छत भी उड़ गई। हे प्रभु, तूने मेरी छत उड़ा दी। अब मैं क्या करूंगा? कहाँ जाऊंगा? मकान बनाने में तो समय लगेगा। तभी अचानक रामदीन को विशाल कद्दू देखकर एक आइडिया आया। उसने अपने औजार उठाए और विशाल कद्दू को काटना शुरू किया। उसने उस कद्दू में एक दरवाज़ा बनाया
और 2 खिड़कियां बना दी और उसने उस कद्दू को अंदर से खाली किया और हो गया रामदीन का कद्दू घर तैयार। रामदीन अपने परिवार के साथ उस विशाल कद्दू में बनाए घर में रहने लगा। और एक बार फिर सभी लोग रामदीन की अकल की दाद देने लगे और मुसीबत पड़ने पर प्रतियोगिता के लिए उगाया गया विशाल कद्दू रामदीन के लिए घर बन गया।